नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी उस सत्ता के अहंकार की जो अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी के गलियारों में अब सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक मैराथन रेस है, एक स्टेमिना टेस्ट है, एक लॉन्ग रन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये स्टेमिना आम जनता को कुचलने के लिए है? क्या ये लॉन्ग रन कानून की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट है? और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। भाजपा हमेशा खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां होती है। नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को शॉर्टकट से बचने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन क्या वे उन नेताओं पर लगाम कसेंगे जो सत्ता के शॉर्टकट से कानून को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं? क्या पार्टी की मर्यादा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है और जब रक्षक ही भक्षक के परिजनों को बचाने में जुट जाए तो जनता कहां जाए? इन गंभीर आपराधिक घटनाओं पर संगठन का स्टेमिना मौन क्यों हो जाता है? और इन हालिया घटनाओं ने भाजपा के अनुशासित छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए। आज बात इसी पर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन की सलाह, शॉर्टकट से बचे तब होगा भला। हमें राजनीति में शॉर्टकट से बचना है। राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है जहां पर स्पीड का टेस्ट होता है। राजनीति लॉन्ग रन है जिसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये नसीहत अब सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। राजस्थान के टोंक में बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दी गई इस सलाह की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। कहीं जनप्रतिनिधि अधिकारियों से उलझते नजर आए तो कहीं पद का रौब दिखाने के मामले सामने आए। लिहाजा नितिन नवीन को कहना पड़ा कि राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि लंबी रेस है, जिसमें धैर्य, अनुशासन और पार्टी के प्रति निष्ठा जरूरी है। ऐसे में उनकी ये नसीहत सीधे उन नेताओं से जोड़कर देखी जा रही है जो जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी अब इसे अलग नजरिए से देख रही है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सतत काम करने वाली, देश के उत्थान के लिए भारत सर्वोपरि हो, भारत सर्वप्रथम हो, इस ध्येय से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, राजनीति के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। और हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस ध्येय से काम करते हैं कि लगातार देश के मन में, जनता के मन में कैसे उतरा जा सके। देखा जाए तो बीजेपी के भीतर पद पाने की होड़ और राजनीतिक नियुक्तियों में खींचतान की भी खबरें आई। ऐसे में ये संदेश साफ है कि शॉर्टकट अपनाने वालों के लिए पार्टी में जगह आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी वजह से अब शीर्ष नेतृत्व को अपने नेताओं को नसीहत देनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और संस्कार की बात करती है, मगर दुर्भाग्य ये है कि कभी पचमढ़ी में शिविर लगाएंगे, कभी उनके नए नवेले अध्यक्ष उन्हें सलाह देंगे, कभी हेमंत खंडेलवाल उन्हें सलाह देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक विधायक का बेटा जनता पे गाड़ी चढ़ा देता है, आप बुला के उनके साथ फोटो सेशन कराते हो कि हमने तलब किया। एक आपका मंत्री जिसके कारण लोग दूषित पानी पी के मर जाते हैं, उन्हें भी बुला के आप समझाते बस हो। भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में गुटों के सरगनाओं का अड्डा बन चुकी है। इससे पहले हेमंत खंडेलवाल भी प्रदेश स्तर पर नेताओं को अनुशासन और संयम की सीख दे चुके हैं, चाहे बात अनावश्यक दफ्तर में भीड़ लगाने की हो या फिर दिखावे की राजनीति से बचने की। हालांकि अब नितिन नवीन ने राजनीति को एक लंबी परीक्षा बताया है, जहां कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़े रहना ही असली कसौटी है। अब बड़ा सवाल यह है, बीजेपी के नेता इस नसीहत पर कितना अमल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रविंद्र जी आपका। और ये पहली बार नहीं है कि नितिन नवीन ने इस प्रकार की सलाह दी है। जिस दिन उनका चयन किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और जो पहला उनका उद्बोधन था, कमोबेश इस तरह की बात उन्होंने की थी, जो बात उन्होंने आज राजस्थान के टोंक में की है। लेकिन सवाल ये है कि इन नसीहतों पर अमल कब होगा, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो मैराथन की बात नितिन आनंद कर रहे हैं, नितिन नवीन माफ कीजिए, लेकिन उनके जो नेता हैं वो रेस तोड़कर आम आदमी को कुचलते हुए, अपने नेताओं को कुचलते हुए आगे बढ़ने की होड़ में जुटे हुए हैं। देखिए, सबको पता चल गया है कि उल जलूल बयान दीजिए, अमर्यादित भाषा बोलिए, उससे जो हमको रील्ड है, जो सोशल मीडिया में हमको जो लाइक्स मिलेंगे या जो प्रचार मिलेगा, उसके माध्यम से लोग इस तरीके से बातें करने लगे और उसको उन्होंने पीआर एजेंसी की तरह बात करने लगे कि जैसे पीआर एजेंसियां सलाह देती हैं, उस तरीके से उस काम नेता लग गए। अब नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई हो, इसके लिए उनके पास देखिए पहले से पता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इस्तीफे मांगे जाते हैं, लेने की परंपरा कभी नहीं रही। हम यदि शुरू से बात करें तो यदि अभी हाल के दिनों में देखें तो अनुराग ठाकुर ने बोला था गोली मारो सालों का, उसमें क्या हुआ, आज तक मामला दर्ज नहीं हुआ उनके ऊपर। उसके बाद सोफिया के मामले में हमारे प्रदेश में आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, तो सोफिया के मामले में मंत्री शाह के ऊपर आज तक क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता है। वो माफीनामा भर लेकर रह गए। तमाम जिस तरीके से अभी मुरैना में जो घटना सामने आ रही है उसमें भी माफीनामा हुआ और उन लोगों ने माफी मांग ली। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हम देखें तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि साहब माफी मांग लीजिए, बयान दीजिए, मीडिया की सुर्खियां बटोरिए, सोशल मीडिया में आप हीरो बन जाएं और उसके बाद वो माफी मांग ली। तो पार्टी की भी कार्रवाई के नाम पर उनका राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई हमको दिखता नहीं कि कभी कोई ऐसा उदाहरण सामने आए किसी ने गलत बयानबाजी की या संसदीय भाषा का प्रयोग किया। देखिए, हमको याद आता कि मोदी जी अपने 2013 में चुनाव लड़ने गए थे, वहां उनके चुनाव के भाषण के दौरान अय्यर कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर बयान दे दिया था, नीच बोल दिया था। कितनी प्रतिक्रिया हुई थी, पूरे देश भर में पुतले जले थे और उसके बाद उनके पार्टी से निष्कासन हो गया था। लेकिन आज तक वो निष्कासित है। आज वो साफ कह भी रहे लेकिन उनका निष्कासन है। उन्होंने गलत बयानबाजी की थी, सबको पता है, इस भाषा हमारे भाषा बोली थी और उसके बाद से जो उन पर कार्रवाई हुआ आज तक नहीं हुआ। लेकिन वो तब हुआ ना जब उसका नुकसान, ये भी तब हुआ ना सर दुबे जी की जब कांग्रेस का नुकसान हो गया। जैसे लक्ष्मण सिंह का मामला है कि जब उन्होंने राहुल गांधी और उनके जीजाजी पर मामला मोर्चा खोला तो वो पार्टी के बाहर हो गए। बीजेपी में भी हमने देखा कि विजय शाह जब शिवराज सिंह की धर्मपत्नी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो पार्टी उनसे आधी रात को इस्तीफा ले लेती है। तो ये सुविधा की राजनीति है ना कि हमारे हिसाब से कि अगर हमको लगता है कि ये गलत है तो हम एक्शन ले लेते हैं और नहीं तो फिर चल रहा है जो आपने जिक्र किया है। देखिए, विजय शाह के मामले हम देखें पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई दिखी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुमोटो निर्णय लिया, कोई कांग्रेस ने उसमें कुछ नहीं किया। देखिए, सबसे बड़े इस विषय में जो दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमको देखने मिल रही है, घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं मैदान में देखो सोशल मीडिया में आ जाएगी, आपके सामने टीवी चैनल में बैठ के बयान दे देगी, लेकिन जमीन में कांग्रेस कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नीच शब्द बोला तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम खड़ी कर दी थी और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस को उसको निष्कासित करना पड़ा। राजनीति में जो कहते हैं ना कि दबाव की राजनीति होती है, जनता का आक्रोश दिखाना पड़ता है, विपक्षी दलों का दबाव पर दिखाना पड़ता है और मीडिया भी एक दिन दिखा देगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो रहा है, क्या नेता कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, अन्य विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, मीडिया भी उसे 3-4 दिन भाई स्टैंड तो क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंड तो उनकी पार्टी को ही लेना ना कि मीडिया तो एक माध्यम हो सकता है कि भाई जो आपने कहा है वो जनता के बीच में उसको ले जाना, ये बताना कि ये क्या गलत है, क्यों है, लेकिन अल्टीमेटली कार्रवाई तो नेताओं करना है। लेकिन ब्रजेश जी, हम देखते हैं कि नेता चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, मंडल स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का, वो जनता के बीच चौड़े दहाड़े धमकियाँ देते हैं, मसल्स पावर दिखाते हैं, लेकिन जब बात आती है तो बंद कमरे में माफ़ीनामा लिखते हैं, बाहर निकलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं और जिन लोगों ने जो दावे करते हैं कि हम ये बड़ी एक्शन करेंगे वो करेंगे, वो कहते हैं नहीं अभी समझाइश दे दी है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए फिर कुछ भी कहते रहो, लेकिन जो दुबे जी ने कहा जब तक नीचे तक उसका असर होगा नहीं, इम्पैक्ट नहीं होगा, तब तक आप कितनी अच्छी बयानबाजी करिए, कितनी अच्छी नसीहत दीजिए।
अब मनोज जी, ये तो बाद में पता चलेगा कि नितिन नवीन ने जो भाषण दिया है वो सिर्फ भाषण की तरह पार्टी लेती है या उनकी हिदायत है जिसको चेतावनी मानकर उस पर अमल किया जाता है। तो अभी तो उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए आप, जो बीजेपी की पहले की लाइन है कि भाई आप देखते अचानक आपको पद नहीं मिलेंगे, आप काम करते रहिए, पार्टी आपका आकलन करेगी और आपको उस हिसाब से पदोन्नत करेगी, उस हिसाब से मौके देगी। और हमने ये देखा है बीजेपी में ऐसा चला है। लेकिन अभी नितिन नवीन ने ऐसा क्यों कहा? आप देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि नेता पुत्र का मामला हो, विधायक का मामला हो, या फिर हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, तो लगातार जिस तरह से अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सत्ता का जो हम कहते हैं ना अहम आ जाता है, वो अहम दिखाई दे रहा है कि उनको चेतावनी दी, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सत्ता में आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। या उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को उनकी सलाह है जो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, जो शीर्ष स्तर पर जिस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई हमको भी पद चाहिए, निगम मंडल में नियुक्तियाँ चाहिए, तो उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि धैर्य रखें। या उन लोगों को जो पार्टी में जो कहते हैं कि हम दरी बिछा के पार्टी को यहाँ तक पालन पोषण कर दिया हमने, और कुछ लोग आ रहे हैं जो दबाव बना के या पार्टी में नए नए आए हैं वो मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश की। तो नितिन नवीन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस परिपाटी से वो आए, हाँ माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस परिपाटी से वो आए हैं, धैर्य रख के आए हैं, लगातार किस तरह से चुने गए हैं, वो कभी वो सुर्खियों में नहीं रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि संगठन जैसा बीजेपी का है, जिस तरह से वो आए हैं धैर्य रख के, वैसे ही पार्टी में अन्य लोग आए। तो अब ये उनकी नसीहत है, ये चेतावनी है, या सिर्फ एक भाषण है कि उन्होंने दे दिया और पार्टी के लोगों ने उसको वैसे ही ले लिया? ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह के परिदृश्य मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं वो दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो पार्टी अब वैसे बची नहीं है, क्योंकि पार्टी में बाहर से बहुत सारे लोग आ गए। आप तो एक कैडर बेस्ड पार्टी थी जिसमें कार्यकर्ता अनुशासित होता था, लेकिन जब जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने कुछ और पद पा लिए हैं। जब उनको लगता है कार्यकर्ताओं को कि मेहनत मैंने की है और भाई लाभ कोई और ले रहा है या मलाई कोई और खा रहा है, तो उसकी जो पीड़ा होती है वो जाहिर होती है। ऐसी पीड़ा हमने देखा है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह की जाहिर हुई हो, चाहे गोपाल भार्गव की जाहिर हुई हो, चाहे अन्य नेताओं की जाहिर हुई। लेकिन जो आपने दो नेताओं का जिक्र किया है खासतौर से, भाई एक आप 7-8 बार से आप ही विधायक हो, आप विधायक का चुनाव हार जाओ तो आप सांसद का चुनाव लड़ लो, सांसद का हार जाओ तो विधायक का लड़ लो, आप ही मंत्री रहो, तो ये भी संभव नहीं है। इतनी बड़ी जब पार्टी आ गई है और भी 75 के हो गए तो आपको रास्ता भी खाली नहीं करना। लेकिन मुझे नहीं लगता मनोज जी इस बात से उनको कष्ट है। यदि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की जगह पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता रिप्लेस करता उनको, तो निश्चित तौर पर उनको कष्ट नहीं होता। उनको कष्ट हो सकता है इस वजह से भी हो कि पार्टी से बाहर के लोग आए हैं जिनसे वो लड़ते रहे हैं उस क्षेत्र में, और वो वहां पे आके कब्जा कर रहे हैं और उनकी चल रही है। तो पीड़ा अलग अलग होती है ना। एक तो होती है कि मेरी जगह कोई मेरा ही कलीग ले ले तो मुझे दिक्कत नहीं है, एक कोई आए कि मेरे ऊपर बिठा दे जिनसे मैं लड़ता रहा हूं, जिनसे बेचारे के मेरे मतभेद रहे हूं। अब पार्टी में आ गए लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं साइड में कर दिया गया हूं और उनको आपने बहुत तवज्जो दे दी है। तो पीड़ा में अंतर होता है ना। तो मुझे लगता है इस टाइप की पीड़ा जो कार्यकर्ता, लेकिन वो सत्ता सुख भी तो उन्हीं आयातित लोगों से मिला ना, उन्हीं आयातित लोगों से मिला है, लेकिन तब तो वो शांत रहे ना, इसके बाद की पीड़ा आ रही है। तो अब जो कार्यकर्ता है पार्टी का, जो लगातार दरी उठाता रहा है, सेवा करता रहा है, कुछ लोग आएंगे और उनका हिस्सा यदि मारते हैं तो निश्चित तौर पर वो पीड़ा अलग जाएगी। तो उनको संदेश देने की कोशिश की गई हो नितिन नवीन की जगह। तो अब ये देखना होगा कि कार्यकर्ता उनकी बात मानते हैं, क्योंकि पार्टी अब पूरी तरह से बदल गई है। अब वो बात नहीं है कि अनुशासन के नाम पर आप किसी को चुप कर दो। यदि ऐसा होता तो पहले फटकार लगती थी, दोबारा कोई ऐसी भाषा नहीं बोलता था। लेकिन देखा बड़े बड़े नेताओं को बाहर खड़े हुए बाहर करते थे। लेकिन अब देखिए आप एक नेता को आप नसीहत देते हो, फटकार देते हो, दूसरा नेता उसी समय उसी रात में चंद घंटों बाद वैसे बयान दे देता है, या वो नेता ही जिसको नसीहत देते हो बाहर जाके कुछ और कहता है। लेकिन दुबे जी ये जो बात की, ब्रजेश जी ने भी जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि कुछ नेता जो है बेचारे कार्यकर्ता, वो तो मैराथन दौड़ रहे हैं बरसों से, लेकिन कुछ 100 मीटर वाले आते हैं, बीच में से आते हैं, आगे जाके वो ट्रॉफी ले जाते हैं। वो ट्रॉफी चाहे वो निगम मंडल अध्यक्ष का पद हो, चाहे राज्यसभा की सीट हो, लोकसभा विधानसभा का टिकट हो, मेयर का टिकट हो। जैसे हाल ही में हमने देखा कि 7 सांसद आम आदमी पार्टी के आते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर भविष्य की कोई गारंटी हुई होगी कि पंजाब में अगला इलेक्शन जब होगा 27 में तो आपको कुछ पद दे दिया जाएगा, हार जाओगे तो आपको कहीं एग्जिस्ट कर लिया जाएगा। तो वो बेचारा मैराथन वाला क्या करे? देखिए मैराथन वाला तो बेचारा वेटिंग है, उसको हमेशा दरी पट्टा उठाने की स्थिति में है, तो ये क्लियर दिख रहा है। मैं ब्रजेश जी इसकी इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से वो माहौल बन गया। देखिए अभी 3 निगमों में नियुक्तियां हुई हैं। एक केपी यादव को बनाया, वो किसकी वजह से विस्थापित हुए हैं? वो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया जी आए, उसकी वजह से विस्थापित हुए। फिर एक रामनिवास रावत को दे दिया जो कांग्रेस से विधायक बन के आए। तीसरे हैं संजय निकाय।
संजय रकायत भी थोड़े से में बगावती सुर की बात कर रहे जी। थे, उनको लेकर संतोष आ रहा था, पार्टी में असंतोष, सोशल मीडिया में कई उनके समर्थक लिख रहे थे, वो खुद लिख रहे थे। तो ये 3 जो निगमों में नियुक्तियां हुई हैं, उसमें हम सबको दिख रहा है कि उन्होंने तो पार्टी खुद ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ खुली बगावत की, जो मंत्री भी उसके रहे बाद उनको संतुष्ट जिसका करने की खामियाजा कोशिश की। आपने देखा, उनको भुगतना पड़ा था। और मेरा मेरा इसमें ये कहना है कि कांग्रेस से जो लोग आए हैं, चाहे रामनिवास रावत हो या सिंधिया जी आए, उसकी वजह से केपी यादव को एडजस्ट करना पड़ा आपको। तो यदि वो केपी यादव वहां सांसद होते और कोई दूसरा पार्टी का जो बेचारा 30-35 साल से संघर्ष कर रहा था, उसे वहां ले जाके बिठाया गया होता, तो शायद आदमी के मन में संतोष होता। लेकिन अब वहां लोग कहने लगे, देखिए सोशल मीडिया में भी कई जगह पर, जबलपुर में बहुत जगह लिखा जा रहा है, उसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जबकि केपी यादव को तो पहले नवाज देना था, क्योंकि ये सरकार उन्हीं की देन है। क्योंकि अगर वो सिंधिया को हराते नहीं, सिंधिया राज्यसभा में जाने के लिए छटपटाते नहीं, और अगर उनका टकराव नहीं होता कमलनाथ दिग्विजय सिंह से, तो सरकार गिरती नहीं। तो सबसे पहले तो उनको उपकृत करना था केपी यादव को। नहीं दुबे जी, और केपी यादव को उपकृत करने की बात इस वजह से की है क्या कि वो कांग्रेस से यहाँ आए हैं, सिंध, वो कहीं एडजस्ट करने की कोशिश तो नहीं हुई कि एक जो सिंधिया जी का जो हाइपर होते जा रहे हैं, जो दबाव बनता जा रहा है कि भाई हाँ आपके जो विरोधी हैं हम उनको भी साध रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भी तो तरीका हो सकता है। अभी देखिए, अभी ग्वालियर में जो नियुक्तियां हुई हैं प्राधिकरण में, उसमें भी सिंधिया कोटा चला है, जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस से में जो लोग बीजेपी में आए हैं, उसमें सिंधिया कोटा चल रहा है या दूसरे लोगों का कोटा चल रहा है नियुक्तियों में, चाहे संगठन में हो, चाहे मंडलों में हो, चाहे प्राधिकरण में हो, इन सब में नियुक्ति में उनको का कोटा चलने लगा। और ये छटपटाहट है बीजेपी के काम कार्यकर्ता के बीच में, ऐसा उनको कभी लगा नहीं। उनको लगता रहा कि हमारे साथ संघर्ष करने वाला आदमी है, कोई गरीब बेचारा 30 साल से पार्टी का झंडा उठा रहा है, उसके प्रति वफादार है, और अचानक उसको ऊपर एक आदमी ऐसा आ जाता है जिसे जी भाई साहब करके संबोधित करना पड़ता है, उसे सम्मान देना पड़ता है, उनके गले नहीं उतर रहा है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बयानबाजी आ रही है, या जो अधिकारियों पे आक्रोश निकल रहा है, उसकी वजह भी यही है। जब मैं ब्रजेश जी की बात से 100% सहमत हूं, ये जो आक्रोश है लोगों के मन में कि यार हमको तो जो को तो मान के चलिए वो मुरैना विधायक है, अब वो उनके साथ तो सबको पता है कि वो कैसी शुरू से उनका परिपाटी रही है, उनके पास 35 प्रकरण है, उनके पास, जब आए कांग्रेस से तब ये हाल था उनका। तो जो लोग आ रहे हैं वो भी उनको एडजस्ट कर रहे हो आप, और उनको सह रहे हो आप उनको अच्छा, उनकी पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, उनको अनुशासन से नहीं लेना। उन्हें मालूम है उनको जात का वोट मिलता है, जात के वोट के आधार पर नेता है। वो जो लगातार नेता जीत रहे हैं, उनको भी मालूम है हम लगातार जीत रहे हैं, हमको जनाधार है हमारे साथ, हम लगातार पार्टी के प्रति है, और इसलिए उनमें वो जो घमंड आता है ना, जो आक्रोश आता है कि भाई हम 5 बार के विधायक है लेकिन हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, मंत्री दूसरी दलों से लोग आए बन के बैठे हुए हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो अधिकारियों पे निकल रहा है। उनको लगता है कि हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। और देखिए सबको लगता है कि इतने साल से रह रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़े हैं, वो कैसे काम करें, उनके साथ वो संतुष्ट कैसे करें। उनको मान के चलो कोई समर्थक है, कोई ठेका लेना चाहता है और अधिकारी नहीं देता है तो उसका झगड़ा है, कोई रेत का काम करना चाहता है, उसकी रेत पकड़ ली जाती है तो अधिकारी से उसका झगड़ा हो जाता है कि भाई हम समर्थकों को लिए संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चले। तो ये जो नेताओं का फ्रस्ट्रेशन है वो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा विचित्र तरीके का हो गया। और ये आप सोशल मीडिया को तलाशिए, सोशल मीडिया में सब जगह लिखा जा रहा है और उनके स्वयं के कार्यकर्ता लिख रहे हैं ये बात। तो केपी यादव की नियुक्ति भी तो कोई संदेश देने वाली है ना रविंद्र जी, वो संदेश यही तो दे रही है कि यदि सिंधिया जी की चल रही है पार्टी में तो आप देखिए कि जो उनके विरोधी हैं हम उनको भी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं को तो संदेश है, लेकिन देखिए उनके विरोधियों को भी दे रहे हैं। एक संदेश तो तभी मिल गया था ना जब अमित शाह ने खुद कहा था कि मैं केपी यादव को बड़ा आदमी बनाऊंगा। दूसरा, आप याद कीजिए कि केपी यादव के पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम सारे बीजेपी के नेता पहुंचे थे, लेकिन सिंधिया स्थानीय सांसद के बाद भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, उनके घर भोजन दिया। तो संदेश तो शायद तभी उन्होंने देने का प्रयास कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि एक संदेश तो आप दे रहे हो नेताओं को, लेकिन एक संदेश उन नेताओं को भी तो देना पड़ेगा आपको जो फ्रस्ट्रेशन की आड़ में गुंडागिर्दी कर रहे हैं, मसल्स पावर दिखा रहे हैं, जो लोगों को आदमी नहीं समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी उनको तो ज़्यादा कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को माना जाता है कि चाल चले चेहरे की बात, पार्टी विथ डिफरेंट की बात करते हैं हम। आप देखिए कि पार्टी में वो सब चीज़ें हो रही हैं जो हम कांग्रेस में बुराइयां देखते थे, वो बुराइयां आज की तारीख में बीजेपी में घर कर गई। सत्ता के साथ बुराइयां आती हैं लेकिन बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पे चलेगी, वही बुराइयां आ जाएंगी तो जो उसका कोर वोट बैंक है उसमें निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होगी। इसका कारण ये ना, जो पार्टी ये कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं निश्चित तौर पर। तो फिर ये नतीजे तो दिखेंगे। हम देखते हैं ना संगत का असर होता है मनोज जी। अब बीजेपी बड़ी एक पार्टी थी,
यदि आप अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। हम तो ये मानते थे ना, और कार्यकर्ता भी यही मानते होंगे कि जो लोग आए हैं वो हमारी संगत में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि चंद, जैसे अपन कहते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आप उस परिपाटी में चले जाओगे। ये आश्चर्यजनक है कि आपको जिस तरह से गढ़ा गया है, जिस तरह से संस्कारवान बनाया गया है, और चंद लोग आ गए हैं और आप असंस्कारी हो गए हैं, तो ये आश्चर्यजनक है ना। तो बीजेपी में निश्चित तौर पर जिस तरह से कैडर बेस पार्टी है, जिस तरह से संगठन को गढ़ा गया है, तो मुझसे नहीं लगता है कि जो लोग आए हैं वो संगठन में समाहित हो रहे हैं, तो वो उसके चाल के हिसाब से चलेंगे ना, कि उनकी चाल के हिसाब से पूरा संगठन जो आपने बरसों लगा दे हैं, जिसको तब करके आपने ठाकरे जी जैसे लोगों ने खड़ा किया है, वो उनकी चाल पे चलने लगेंगे। तो ये तो पार्टी को विचार करने की जरूरत है ना, कि जो हमसे आए हैं वो हम में विलय हो जाएं। समुद्र में जिस तरह से नदियां विलय हो जाती हैं वैसे हो जाएं, या समुद्र नदियों की तरह हो जाएगा। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है कि भाई आपकी विचारधारा कैसी थी, खोखली थी क्या फिर, कि जो लोग आ रहे हैं आप ढह गई आपके ताश के पत्तों की तरह। तो इस पर पार्टी को खुद विचार करने की जरूरत है। जहां तक रही बात पार्टी को क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको वो चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाता था जी, उसका ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा है कि जिन्होंने चने चवाने खाकर पार्टी के लिए किया, जब सत्ता में आई पार्टी, उन्होंने मौका दिया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को विधान मंडल में बनाया, जिनके घर में लाले थे, गाड़ी घोड़े नहीं थे, उनको भी काम दिया कि भाई सम्मानजनक आपका एक तरह से रिटायरमेंट हो जाए। तो पार्टी इस स्तर तक भी सोचती है। तो मुझे नहीं लगता वो कार्यकर्ताओं में जो अधीरता आ गई है ना, उसी को संतुष्ट करने के लिए नितिन नवीन ने ऐसा कहा होगा कि धैर्य रखे, सबका ख्याल रखा जाएगा। पार्टी वैसी थी जो पहले है, जो धैर्यवान होता है उसको मौका दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। पार्टी सबको देख रही है, इसलिए आप अधीर मत होइए। और जो आपने कहा है कि इस तरह के नेताओं को हमने देखा है, चाहे आप लेकिन वो देखिए अधीर क्यों ना पार्टी का उदाहरण है, जैसे मनोज जी। हम बात करें कि हम देखते हैं कि एक नेता, आप हम भी देख रहे हैं, दुबे जी और पहले से देख रहे हो कि 40 साल 30 साल से पार्टी के लिए दरी झंडा लगा रहा है, वो तो वहीं खड़ा है। और एक नया आदमी आता है, 2 साल के अंदर अंदर वो देखते हैं वो लाल बत्ती का मालिक हो जाता है, या किसी निगम मंडल में पद पा लेता है, या कहीं ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ से वो कार्यकर्ता के लिए रोल मॉडल नहीं रहता है, वो उसकी अधीरता का कारण बन जाता है, उसके असंतोष का कारण बन जाता है। देखिए मनोज जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप तो इस तरह से कह सकते हो ना, ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी बीजेपी। बिल्कुल। तो आपको बताइए कि आप सारे टॉप मोस्ट पदों पे ब्राह्मण बनिए बैठे होने चाहिए थे आज की तारीख में। बैठे हैं क्या? नहीं बैठे ना। जिन्होंने सिंचित करके यहाँ तक पहुंचाया पूरी वो लगाए, नहीं बैठे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, सारे ओबीसी हैं। तो आप आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, एक संदेश की बात है, एक आपको नैरेटिव बनाने की बात है, और एक जो माहौल की बात है, तो उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। आप देखिए जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं, भले ही कहे कोई भी पार्टी कि हम जात पात में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि दुबे जी के वोट इतने सारे हैं, ब्रजेश चौक से कितने सारे वोट हैं यहाँ पे, और मनोज वर्मा जी कितने सारे वोट हैं, तो चयन किस आधार पे करते हैं? वो इस आधार पे करते हैं ना, पार्टी के 30,000 वोट हो गए, वर्मा जी के 1,000 है, 5,000 है, 10,000 है, उसमें मेरा पलड़ा भारी है, दुबे जी का पार्टी उस आधार पे टिकट दे देते हैं। तभी तो फिर हम देखते हैं कि प्रीतम लोधी की जगह देखा जाता है कि लोधी वोट कितने हैं, और विजय शाह की जगह देखा जाता है गोंड वोट कितने हैं। इसलिए तो और मजबूरी है। जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि नितिन नवीन या कोई और अध्यक्ष आएगा, चाहे वो कितनी नसीहत दे दे, कुछ भला होता दिखेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि राजनीति वाकई एक मैराथन है, एक लॉन्ग रन है। नितिन नवीन जी की नसीहत उन कार्यकर्ताओं के लिए तो संजीवनी हो सकती है जो दशकों से दरी बिछा रहे हैं, लेकिन उन रसूखदारों का क्या, जिन्होंने सत्ता को 100 मीटर की ऐसी रेस मान लिया है जिसमें वो हर कानून, हर मर्यादा और हर आम इंसान को अपनी थार के नीचे कुचलते हुए सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं। नितिन नवीन जी, स्टेमिना का टेस्ट सिर्फ कार्यकर्ताओं का मत लीजिए, उन नेताओं का भी लीजिए जिनकी कुर्सी के नीचे अनुशासन दम तोड़ रहा है। क्योंकि अगर राजनीति मैराथन है तो जनता इस दौड़ की रेफरी है। और याद रखिएगा, जब रेफरी की सीटी बजती है तो रसूख के बड़े से बड़े धावक ट्रैक से बाहर कर दिए जाते हैं। आज अटेंशन में बस इतना है, लेकिन याद रखिए कि सत्ता की इस लंबी दौड़ में अगर मर्यादा पीछे छूट गई तो जीत के कोई मायने नहीं रहेंगे। नमस्कार।